मॉर्निंग गाइस। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको क्या बोला था कि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके सेंड करना है। कितने लोगों ने किया है? ऑनेस्टली बताइए, देख लो कितने कम बच्चों ने किया है। कुछ बच्चे मेरे पास क्लास के बाद आए थे कि मैम आपका नंबर नहीं है हमारे पास। तो जिनके पास नहीं होगा वो आप ये नंबर ले लीजिए और इस नंबर पे कृपया करके कॉल ना करिए, आप व्हाट्सएप करिए। तो आपको विद इन 24 to 48 आवर्स आपके क्वेरी का आंसर मिल जाएगा। करना ये है कि आप अपना नाम लिखो और लिखो कि कौन से बैच से हो। बैच इन द सेंस कि आप इंटर में हो या फाइनल में हो, क्योंकि मैं फाइनल में भी पढ़ाती हूँ, इंटर में भी पढ़ाती हूँ। तो फॉर कन्वीनियंस आप ये भी मेंशन करिए। फिर आपका डाउट डिटेल में मेंशन करना ताकि मैं उसको उस हिसाब से आंसर कर पाऊँ। अब नंबर दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर छोटी छोटी चीज़ मुझसे पूछो। पहला जो आपको काम करना है, खुद ट्राई करो। जितनी बार हो सके खुद कोशिश करो कि इसमें मैंने क्या अलग कर सकता हूँ, मैम ने क्या सिखाया था वर्सेस मैं क्या ट्राई कर रहा हूँ। खुद ट्राई करो। फिर नहीं आ रहा है तो बिल्कुल पूछो, आपको आपके सॉल्यूशन का आंसर मिलेगा। और जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो लोग ये कोशिश करो कि मैं जो भी आपको बताती हूँ क्लास में पूरा मैं लेक्चर में कवर करती हूँ, मतलब ओवर द कोर्स ऑफ 2 आवर्स आपको हर चीज़ मिल जाएगी। तो कुछ भी डाउट रहा तो आप ये कर सकते हो कि आप पीछे जाके वापस वो पार्ट देख सकते हो। फिर भी नहीं समझ रहा है तो बिल्कुल आप इस नंबर पे पूछ सकते हैं। ओके, तो अगला काम ये लेक्चर के बाद मुझे सारे बच्चों के मैसेजेस चाहिए कि हमने इस तरीके से सॉल्व किया है, और ये चाहिए मतलब चाहिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमारा हो चुका था लास्ट लेक्चर में। अगर आप लोगों को पूरा समझा है तो अब डेफिनेटली आपको जो मैं क्वेश्चन देने वाली हूँ वो सॉल्व करते आना चाहिए। तो पहले आप ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन ये है, क्वार्टरली डिमांड ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू 15,800 यूनिट्स। 2.5 kg of raw material are required to produce 1 unit of finished goods। इसको मैं बिल्कुल समझाने नहीं वाली, पहले आप लोगों को अटेम्प्ट करना है फिर मैं बताऊंगी कि इसका क्या करना है। यूनिट कॉस्ट है 70 रुपीज, ऑर्डरिंग कॉस्ट है ₹100 पर ऑर्डर, कैरिंग कॉस्ट है 7.5% पर एनम या पर यूनिट पर एनम। आपको कैलकुलेट करना है ईओक्यू, टोटल कैरिंग कॉस्ट और एंड टोटल कॉस्ट। ये तीनों चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। कुछ भी डिस्कशन मैं अभी नहीं करने वाली हूँ, आप लोग ये अटेम्प्ट करिए और फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या है क्या नहीं है। ओके, चलो एकदम फटाफट करो।
आया आप लोगों का सॉल्यूशन? चलो देखते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ एनुअल रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, ए की वैल्यू क्या है। हमको दिया है क्वार्टरली डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, क्वार्टरली डिमांड ऑफ प्रोडक्ट दिया है, और नीचे आप देखोगे एक यूनिट बनाने के लिए 2.5 किलो ऑफ रॉ मटेरियल लगता है। इसका मतलब ये जो है ये हमारा फिनिश गुड्स हुआ, राइट। तो एनुअल डिमांड हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले चलो ये कैलकुलेट कर लेते हैं, एनुअल डिमांड of finished goods, FG is finished goods 15,800 अगर एक क्वार्टर के लिए है तो पूरे साल मतलब एक साल में 4 क्वार्टर्स है तो कितना रहेगा 15,800 इंटू 4 63,200 यूनिट्स। फिर एक यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स को बनाने के लिए हमको 2.5 kg ऑफ रॉ मटेरियल लगता है। देयरफॉर एनुअल, या मैं ए बोल देती हूँ कि एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल विल बी 63,200 इंटू 2.5, 1,58,000 kgs। आप लोगों का ये आंसर आया क्या? आना ही चाहिए था ये आंसर। कितने लोगों का आया है ये आंसर? ओके चलो नाइस। अब हमको ईओक्यू कैलकुलेट करना है, तो ईओक्यू के लिए भी चलो एक काम पहले और कर लेते हैं, कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 7.5% पर यूनिट पर एनम। तो एक यूनिट की कॉस्ट 70 है तो 70 इंटू 7.5% ₹5.25 पर यूनिट, ओके, पर यूनिट पर एनम। अब ईओक्यू मैं इजीली कैलकुलेट कर सकती हूँ, ईओक्यू विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 1,58,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5.25। और इसका स्क्वायर रूट, तो ये हो रहा है 2453.37। तो अप्रोक्सीमेटली मैं बोलती हूँ 2454 kg। एक बार में हमने इतने किलो का माल का जो है ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। हमसे क्या क्या पूछा है क्वेश्चन में, ईओक्यू फाइंड आउट करना है, कर लिया। टोटल कैरिंग कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, तो टोटल कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल कैरिंग कॉस्ट क्या होती है, जो आपका ईओक्यू आया डिवाइडेड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक इनटू एक यूनिट के लिए कितना, मतलब सीसी पीयूपीए 5.25। तो 2454 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5.25 ₹6,441.75। मैं सब राउंड फिगर कर ले रही हूँ तो 6,442, ओके। अब पूछा है हमको टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट में क्या क्या आता है, जो आपने परचेज किया, परचेज कितना करना पड़ रहा है हमको 1,50,000। देखो परचेज ये नहीं करना है, परचेज हमको रॉ मटेरियल करना है, तो ध्यान देना है हमको कि कौन से फिगर ले रहे हो। हमारे लिए रॉ मटेरियल ही इंपॉर्टेंट है, तो 1,58,000 यूनिट्स परचेज करेंगे। 1,58,000 यूनिट्स इनटू हर एक यूनिट की कॉस्ट है 70 रुपीज, ठीक है। इसमें हम ऐड करेंगे हमारी जो टोटल कैरिंग कॉस्ट है ₹6,442, और ऐड क्या करेंगे हम, जो हमको ऑर्डरिंग कॉस्ट लग रही है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैलकुलेट करना है, तो वो भी मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ इधर साइड में कर लेती हूँ, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। वो कितने रहेंगे, जो मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट है 1,58,000 kgs, और एक बार में मैं कितना ऑर्डर प्लेस कर रही हूँ उससे डिवाइड कर दिया तो आ जाएगा। तो इट विल बी 64.38 ऑर्डर्स।
इतने ऑर्डर मुझे प्लेस करने पड़ेंगे साल में, और एक ऑर्डर रहेगा 2454 kg का। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी मेरे लिए? रुपीज 64.38 ऑर्डर्स इनटू हर एक ऑर्डर की कॉस्ट है 100 रुपए। तो टोटल रहेगी 6, जो ये है 6438 प्लस 6442, इन दोनों की टोटल हो गई 12,880 प्लस 1,58,000 इंटू 70। तो ये हो जाएगा 1,10,60,000 प्लस 12,880। टोटल कॉस्ट जो रहेगी वो होगी 1,10,72,880 ओके। यहाँ तो मुझे लगता है यहाँ तक अब किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि मैम ये कैसे कैलकुलेट किया, या कैरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की। सब क्लियर है अभी तक। बस एनुअल रिक्वायरमेंट को अगर आप ढंग से पढ़ो कि क्या दिया है, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या करना चाहिए। ओके, तो एक बार चेक कर लो, आपका अगर आंसर सही है तो गुड, नहीं तो जहां पे भी मिस्टेक है वो रेक्टिफाई कर लो। बढ़े अपन आगे। चलो, ये आपको एक क्वेश्चन दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इसी से सिमिलर है बट थोड़ी सी चेंजेस रहेगी। जैसे, चलो मैं इसको एक बार कॉपी कर लेती हूँ। ये आपके पास कन्वीनियंस नहीं है, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि क्वार्टरली डिमांड इतनी ही है सेम, यहाँ पे भी कुछ चेंज नहीं है। यूनिट कॉस्ट 70 रुपीज है, ऑर्डरिंग कॉस्ट 100 रुपी पर ऑर्डर है, ये भी सेम है। और आपको ये नीचे का जो है कैलकुलेट ईओक्यू, ये सब भी सेम है। लेकिन एक नई लाइन ऐड करनी है इसमें। सपोज द सप्लायर offers a discount of 10% on unit cost। अगर आपको ये लाइन ऐड करी और पूरा क्वेश्चन सेम है, आपको वापस सेम चीजें कैलकुलेट करनी है। तो सप्लायर अगर 10% डिस्काउंट दे रहा है तो मेरे लिए यूनिट कॉस्ट कितनी रहेगी? 70 रुपीज माइनस द डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट मतलब 7 रुपए कम कर लो। ओके, उसके बेसिस पे क्या आप ये कैलकुलेट कर सकते हो क्या? मैं आपको एक चीज पहले ही बता दूं, इसमें के 90% जो बच्चे हैं ना, इसमें गलती करेंगे। कहाँ गलती करेंगे मैं नहीं बताऊंगी अभी, लेकिन गलती करोगे। तो इसीलिए केयरफुल रहो, और वो एक ट्रिकी जगह जहां पे गलती हो सकती है। चलो एक बार ट्राई कर लो ये क्वेश्चन।
चलिए देखते हैं कि गलती कहाँ हुई होगी आप लोगों की। सॉल्यूशन, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल में कुछ चेंज रहेगा क्या? कुछ भी चेंज नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो है कैलकुलेशन वैसा की वैसा रहेगा। तो ए जो रहेगा वो 1,58,000 kg ही रहने वाला है, जो हमने पहले के क्वेश्चन में जिस तरीके से कैलकुलेट किया सेम तरीके से। हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट भी सेम रहेगी, ₹100 पर ऑर्डर। चेंज कहाँ होगा वो मैं रेड पेन से लिख देती हूँ, जो हमारी यूनिट कॉस्ट है। तो 70 रुपए का लग रहा था, एक यूनिट की कॉस्ट थी, उसमें से 10% लेस कर दूं तो इट विल बी 63 रुपीज। ओके, इसके बाद और कहाँ चेंज होना चाहिए? क्या आप लोगों के दिमाग में आया क्या कि कैरिंग कॉस्ट में भी चेंज होगा? यही वो ट्रिकी पॉइंट है। जैसे अभी मेरी कैरिंग कॉस्ट क्या रहेगी? कैरिंग कॉस्ट विल बी 63 रुपीज का 7.5%, राइट? तो जैसे यूनिट कॉस्ट चेंज हो रही है, मेरी कैरिंग कॉस्ट भी चेंज होगी, क्योंकि वो उस पर डिपेंडेंट है, परसेंटेज फॉर्म पर यूनिट पर एनम। तो यहीं पे बहुत बच्चों की गलती होती है। 63 का 7.5%, इट विल बी ₹4.725। बस अब इसके बाद तो EOQ कैलकुलेट करना है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 1,58,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4.725। तो ये हो जाएगा 2586.08 तो 2586 kg। एक बार में हमको इतनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी चाहिए। अब इसके बाद मुझे कैलकुलेट करना है टोटल कैरिंग कॉस्ट। तो EOQ डिवाइडेड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक इनटू 4.725। अब आप देखो, अगर यहाँ मतलब कैरिंग कॉस्ट सही कैलकुलेट नहीं करते तो ये गलत होता था, यहाँ पे भी गलती होती थी, यहाँ पे भी गलती होती थी, तो अल्टीमेटली पूरा आंसर ही गलत हो जाता था। तो 2586 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4.725 ₹6109.42, तो 6109। अब बस टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखा जाए तो क्या मेरी टोटल कॉस्ट भी चेंज होगी? हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख लो इंटू 70 करना पड़ा हमको यहाँ, लेकिन अब हमको क्या करना है? इंटू 63 करना है, क्योंकि 7 पर जो है हमारा कितना परसेंट? 10% लेस है। ओके, तो जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रही थी ना, रेलेवेंट कॉस्ट और इररेलेवेंट कॉस्ट, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलती थी कि यहाँ पे ये जो हुआ है वर्सेस यहाँ पे कंपेरेटिव एक स्टेटमेंट ड्रॉ करो टोटल कॉस्ट का, जैसे हम करते आ रहे ऑलरेडी। तो एक क्या था, फर्स्ट केस में मेरा EOQ कितना आया? 2454 यूनिट्स या kg, और अभी के केस में आया 2586 kg। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं यहाँ पे परचेज कॉस्ट कैलकुलेट करूँ तो ये दोनों चेंज रहेंगे, राइट? इसीलिए हम यहाँ पे ले रहे हैं। अगर ये चेंज नहीं रहते कि यहाँ पे भी 70 रुपीज़ के हिसाब से है और यहाँ पे भी 70 रुपीज़ के हिसाब से, तो क्या ये चेंज होता? नहीं होता, दोनों जगह सेम रहता था। तो अगर दोनों जगह सेम है कैलकुलेशन में, तो मैं बोलूंगी कि मेरे डिसीजन मेकिंग में ये इररेलेवेंट है, काम का नहीं है। बट क्योंकि अब देखो ये वाली चीज जो है ये है 63 रुपीज, तो आप देखो फर्क तो पड़ रहा है ना, सेम नहीं है। इसीलिए अभी मैं इसको टर्म दूंगी कि ये है मेरे लिए रेलेवेंट कॉस्ट, जरूरत की कॉस्ट। ओके, तो टोटल कॉस्ट में सबसे पहले परचेज कितना कर रहे हैं? 1,58,000 kgs
₹63 के हिसाब से इसमें हम ऐड करेंगे। होल्डिंग कॉस्ट तो हमारी कोई वैसी ही रहेगी, चेंज नहीं होगी कि होगी? बताओ जल्दी। चेंज होगी, बिल्कुल होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर्स तो रहेगा एनुअल रिक्वायरमेंट 1,58,000 डिवाइडेड बाय EOQ। 2586 से डिवाइड किया तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स विल बी 61.09। 098 तो 61.1 बोल देती हूँ। तो टोटल यहीं पे मैं कैलकुलेट कर लूँ कि टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट तो ये कितनी रहेगी, इंटू 100 कर दूँ तो 6110। ओके, बस अब मुझे टोटल करनी है तो इसमें मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट 6110 प्लस ₹6109 ऐड कर दूं। देख लो ₹1 का ही डिफरेंस है दोनों में, वो नेग्लिजिबल है। तो 1,58,000 इंटू 63 प्लस 6110 प्लस 6109, इन सब की टोटल है 99,66,219 रुपीज। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए, ये जो हमने पहले सॉल्व किया ये वाला या अभी जो सॉल्व किया? मतलब क्या हमने जो सप्लायर हमको 10% डिस्काउंट दे रहा है वो ऑफर चूज करना चाहिए क्या? आंसर विल बी यस, क्योंकि हमारे लिए जो टोटल कॉस्ट है वो यहाँ कम आ रही है, यहाँ 99 लाख समथिंग आ रही है और ऊपर जो कैलकुलेट किया था वो 1 करोड़ समथिंग थी। ओके, तो इसमें हमने सीखा क्या है कि अगर यूनिट कॉस्ट पे डिस्काउंट मिलता है तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर परसेंटेज फॉर्म में है तो वो भी चेंज होती है। तो मैं यहाँ पे एक नीचे नोट लिख देती हूं कि इफ सप्लायर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑन यूनिट कॉस्ट and carrying cost is in the form of percentage या carrying cost is given as percentage of unit cost, then carrying cost will also change। क्या लिखा हमने? अगर सप्लायर हमको यूनिट कॉस्ट पे डिस्काउंट ऑफर करता है और कैरिंग कॉस्ट अगर परसेंटेज फॉर्म ऑफ यूनिट कॉस्ट में दी है तो कैरिंग कॉस्ट विल ऑल्सो चेंज। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम हम तो वैसे भी ऐसे ही कैलकुलेट कर रहे हैं ना कि जैसे कैरिंग कॉस्ट जो भी दिया है हमको एज अ परसेंटेज ऑफ यूनिट कॉस्ट ही दिया जाता है, जैसे यहाँ पे भी दिया है कि कैरिंग कॉस्ट इज 7.5% ऑफ यूनिट कॉस्ट। हर बार ऐसा नहीं होता है, इसीलिए मैंने आपको स्पेसिफाई करके बताया है कि अगर कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज फॉर्म ऑफ यूनिट कॉस्ट में है कि उसकी 7.5% है और अगर सप्लायर डिस्काउंट दे रहा है तो यूनिट कॉस्ट में जो डिफरेंस आ रहा है मतलब फर्क पड़ रहा है तो कैरिंग कॉस्ट पे भी फर्क पड़ेगा। कैरिंग कॉस्ट भी चेंज हो रही है, टोटल कैरिंग कॉस्ट भी चेंज हो रही है, EOQ भी चेंज हो रहा है। ओके, तो ये पार्ट भी लिख लो आप लोग।
चलो आगे बढ़ते हैं। एक और वेरिएशन में देती हूं इसी क्वेश्चन में। तो ये आपका हो जाएगा अभी क्वेश्चन नंबर 3। ये सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम दे रही हूं मैं यूनिट कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी सेम। ये यहां पे मैं डिफरेंस दूंगी, चेंज होगा, बाकी ये पॉइंट भी सेम, ये पॉइंट भी सेम। तो आपको जो कैरिंग कॉस्ट है वहां पे मैं अगर आपको ये दे दूं कि कैरिंग कॉस्ट इज 0.5 रुपी पर मंथ, बस ये चेंज है। बाकी आपको सब सेम चीज कैलकुलेट करनी है कि ईओक्यू बताओ, टोटल कैरिंग कॉस्ट बताओ, टोटल कॉस्ट बताओ। चलो अब सॉल्व करो। डन। चलो चेक करते हैं। ए तो उतना ही है, 1,58,000 kg। ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरी 100 जो है, ₹100 पर ऑर्डर, ठीक है इसको रहने दो। बात करते हैं हम लोग, एक सेकेंड, ठीक है। बात करते हैं हम लोग कैरिंग कॉस्ट की। कैरिंग कॉस्ट कितनी रहेगी मुझे ये बताना। आपको दिया है 0.75 पर मंथ, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? 0.75 इंटू 12, लॉजिकल यही होना चाहिए राइट, मतलब 9 रुपए पर एनम, 9 रुपए हो जाएगा, क्योंकि हमको इक्वेशन क्या बोलता है, कैरिंग कॉस्ट शुड बी पर यूनिट पर एनम। तो मुझे अगर पर मंथ दे दिया, हर यूनिट के लिए 0.75 रुपी है और हर महीने के लिए इतना है, तो पर एनम इतना आ जाएगा। अब ईओक्यू कैलकुलेट करते हैं। तो ईओक्यू विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 1,58,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय, इधर आएगा 9। ये अलग पॉइंट था इसमें कि इधर 9 आना चाहिए।
तो 2 into 1,58,000 into 100 divided by 9 का स्क्वायर रूट, इट विल बी 1873.7, तो 1874 बोल देती हूँ मैं kg। अब गलती यहाँ क्या हो सकती थी कि इसको देख के फिर डाउट आता था कि सप्लायर ऑफर कर रहा है डिस्काउंट, तो वो 70 माइनस 10% रहेगा, 7 रुपए का डिस्काउंट 63 रुपीज। अब क्योंकि हमारी कैरिंग कॉस्ट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ यूनिट कॉस्ट, जैसे मैंने आपको यहाँ क्या लिखाया था कि कैरिंग कॉस्ट इज गिवन एज परसेंटेज ऑफ यूनिट कॉस्ट, तब कैरिंग कॉस्ट चेंज होगी। लेकिन क्या अभी मेरी कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज फॉर्म में है क्या, यूनिट कॉस्ट पे डिपेंडेंट है क्या? नहीं है। तो यूनिट कॉस्ट अगर चेंज भी हो रही है तो मेरी कैरिंग कॉस्ट अब ये रहेगी, विच विल बी 9 रुपी। तो मेरे लिए टोटल कैरिंग कॉस्ट रहेगी 1874 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0 इंटू 9। ओके, 8433 रुपीज। और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कैलकुलेट कर लेते। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने रहेंगे? एनुअल रिक्वायरमेंट मतलब 1,58,000 डिवाइडेड बाय EOQ 1874 इनटू क्या, एक ऑर्डर के लिए कितने रुपए, तो 1,58,000 डिवाइडेड बाय 1874 इनटू 100, दिस विल बी 8431.1। तो चलो इसको 8432 लिख लेती हूँ। डन। सिमिलर ही आ रहा है ना, 1-2 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। बस अब टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करूंगी? अब मैं यहां मैं लूंगी 1,58,000 इनटू, मुझे याद रखना है कि मुझे डिस्काउंट मिला है, तो ये रहेगा 63 रुपीज, प्लस मेरी होल्डिंग कॉस्ट जो है 8432 प्लस मेरी कैरिंग कॉस्ट 8433। ओके, तो 1,58,000 इंटू 63 प्लस 8432 प्लस 8433, 99,70,865 रुपीज। ओके, तो ध्यान इसमें हमने क्या देना है कि अगर मुझे कैरिंग कॉस्ट इस तरीके से दी है, परसेंटेज फॉर्म में नहीं दी है, तो यूनिट कॉस्ट में भी अगर चेंज हुआ तो मेरी कैरिंग कॉस्ट चेंज नहीं होगी। तो मैं नोट यहां पे लिख देती हूं, इफ कैरिंग कॉस्ट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन यूनिट कॉस्ट, then discount given by supplier will not change carrying cost, will not cause change in carrying cost। आई होप अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि आगे के क्वेश्चन में इसमें के एक एक दो दो पॉइंट्स उठा के आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। तो हमने इसीलिए एक क्वेश्चन के थ्रू, जिसके 3 अलग अलग पार्ट्स है, हमने क्लियर कर लिया कि क्या करना है और कब क्या करना है। ओके, चलो लिख लो।
बढ़ते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ ऑफ टुडेज सेशन, विच इज क्वेश्चन नंबर 8. Sorry. A company manufactures a product from a raw material which is purchased at 60 per kg. तो कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है जो एक रॉ मटेरियल से बनता है. तो रॉ मटेरियल कितने में परचेज करती है कंपनी? 60 रुपीज पर केजी. ये मेरी यूनिट कॉस्ट हो गई क्या? यस. कंपनी incurs a handling cost of 360 plus freight of 390 per order. जो मैंने इतना टाइम लिया था ना आपको कंसेप्ट समझाने में, उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव यही था कि कभी आपको डायरेक्टली ऐसा मेंशन नहीं किया जाए कि ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है या ये स्टोरेज कॉस्ट है, तो आप वो फिगर आउट कर सको कि कौन सी कॉस्ट है. जैसे हमारे एग्जाम्पल में मैंने आपको पुष्पा और अन्ना का एग्जाम्पल दिया था. तो पुष्पा जो भी माल इनको भेज रहा है, जो भी ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट हो रही है, वो सारी किस चीज का पार्ट फॉर्म करती है? ऑर्डरिंग कॉस्ट का. वहीं जब माल अन्ना के पास आ जाता है, उसके बाद जो उसको वो स्टोर करते हैं, अपने पास रखते हैं, जो भी रीजन से, उसके लिए जितनी भी कॉस्ट इनकर होती है वो हमारी कैरिंग कॉस्ट बोल लो या होल्डिंग कॉस्ट का पार्ट फॉर्म करता है. राइट. तो अब मुझे बताओ कि हमारी जो 360 प्लस फ्रेट वाली चीजें जो लिखी है, क्या ये मैं स्टोर करने की कॉस्ट है मेरी? नहीं, ये है मेरी ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड कॉस्ट जो मेरे ऑर्डरिंग कॉस्ट का पार्ट फॉर्म करेगी. तो 360 प्लस 390 जो है 750 रुपीज होगी आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट. ओके, तो डायरेक्टली नहीं दिया है लेकिन हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया. द इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल इज ₹5 पर केजी पर मंथ. ये हमने अभी जस्ट देखा था. हमारे क्वेश्चन में भी यही था ना कि पर मंथ दिया है. तो आप बता दो मुझे कि साल भर के लिए कितनी कैरिंग कॉस्ट रहेगी? 0.5 इंटू 12, 6 रुपीज. ओके. इन एडिशन the cost of working capital finance on the investment in inventory of raw material is 9 per kg per annum. तो in addition क्या है? एक ये है कि इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट है 0.5 पर केजी, तो हमने एनुअली कैलकुलेट कर लिया कि इट विल बी ₹6. अब जो हमारी कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस है, इसका मीनिंग मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैं एक बार वापस बता देती हूँ. कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस मतलब कि अगर मैंने जो पैसे है कहीं से लोन लिया होगा, बोरो किया होगा बैंक से, अब मैंने ये माल इधर स्टोर करके रखा है, मैं यूज नहीं कर रही हूँ, पड़ा है अभी, लेकिन इसमें मैंने पैसे तो ब्लॉक करके रखे हैं. पैसे ब्लॉक करे हैं, किसी से पैसे लिया है, तो मेरे लिए कॉस्ट क्या रहेगी वो पैसे पे? जो मुझे इंटरेस्ट पे करना रहेगा. तो इस केस में कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस यहां लगेगा. तो कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल मतलब इंटरेस्ट जो आपको लग रहा है उसी की बात कर रहे हैं, वो है आपका 9 रुपी पर केजी पर एनम. तो ये किस चीज का पार्ट फॉर्म करेगा? इसका पार्ट फॉर्म करेगा. तो मेरे लिए टोटल कैरिंग कॉस्ट विल बी ₹9 प्लस ₹6, ये हो जाएगा ₹15. ये एक अलग पॉइंट था जो हमको अभी तक क्वेश्चंस में नहीं दिखा. तो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी हमको खुद कैलकुलेट करनी पड़ी, मतलब फिगर आउट करनी पड़ी, ये भी हमको फिगर आउट करनी पड़ी. फिर दिया है एनुअल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इज 1 लाख यूनिट. एनुअल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट बोला है, प्रोडक्ट मतलब फिनिश गुड, इज 1 लाख यूनिट एंड 2.5 units are required, are obtained from 1 kg of raw material. तो अगर ये मेरा रॉ मटेरियल है, ये मेरा फिनिश गुड्स है, तो क्या बोल रहे हैं? एनुअल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इज 1 लाख. ये हो गया मेरा एनुअल प्रोडक्शन. एंड 2.5 units are obtained from 1 kg of raw material.
मतलब इसके 1 किलो से 2.5 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स बनते हैं। तो मुझे अगर ये जानना है कि 1 लाख यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स है तो उसके लिए रॉ मटेरियल कितना लगेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो 1 लाख इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2.5, तो रॉ मटेरियल जो मुझे लगेगा वो रहेगा 40,000 यूनिट्स टू मेक 1 लाख यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स। तो अल्टीमेटली देखोगे तो हमको ए भी कैलकुलेट करना पड़ा, ओसी भी कैलकुलेट करना पड़ा और कैरिंग कॉस्ट भी कैलकुलेट करनी पड़ी। अब ये तीनों मेन चीजें कैलकुलेट हो गई तो हम ईओक्यू तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेट ईओक्यू। सेकेंड पॉइंट है एडवाइस हाउ फ्रीक्वेंटली शुड ऑर्डर्स फॉर प्रोक्योरमेंट बी प्लेस्ड। इसका मीनिंग क्या हो रहा है, ये पॉइंट भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हाउ फ्रीक्वेंटली शुड ऑर्डर्स फॉर प्रोक्योरमेंट बी प्लेस्ड, कितने फ्रीक्वेंसी पे, मतलब कितने टाइम के गैप में ऑर्डर हमने प्लेस करना चाहिए। इसका फॉर्मूला हमने क्या देखा था, वो देखा था ना 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। बस वही है कि कितने गैप में ऑर्डर प्लेस करना है। ओके, तो इसका जो पहले 2 पार्ट्स है वो हम अभी सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड पार्ट जो है वो अलग है, वो मैं अलग से आपको बताऊंगी कि क्या करना है उसमें। एक बार आप खुद ट्राई करना चाहते हो तो ईओक्यू फटाफट कैलकुलेट करके देख लो। 30 सेकेंड्स दे रही हूं मैं आपको। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक बार देखो वो तीनों चीजें पता चल गई, ए क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, होल्डिंग कॉस्ट क्या है, तो ईओक्यू कैलकुलेट करना तो बहुत इजी है। मेन पार्ट क्या था कि आप वहां तक पहुंचो। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इट विल बी ₹360 प्लस ₹390, तो ₹750 पर ऑर्डर, एक ऑर्डर के लिए ये है। देन कैरिंग कॉस्ट पर एनम, ठीक है, ये कितनी है 0.5 पर केजी लग रहा है 1 महीने के लिए, तो 12 मंथ्स के लिए कितना, ये एक पार्ट हो गया जो यहां से पता चला है। दूसरा क्या है, ये वाला पार्ट जो हमको कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस दिया है, तो प्लस ₹9, तो टोटल हो जाएगी ₹50 पर एनम। ओके, अब कैलकुलेट करते हैं एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। 1 unit of, it is given that, लिख दो, it is given that 1 unit of finished good requires 2.5 units of raw material. Therefore, annual requirement of raw material for making कितने यूनिट्स, 1 लाख यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स इज इक्वल टू, सी आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो आपको ये खुद कैलकुलेशंस आ जाएंगे, बट हम ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे हैं।
ये रॉ मटेरियल और फिनिश गुड। 1 किलो या 1 यूनिट रॉ मटेरियल से 2.5 यूनिट्स बनते हैं ऑफ फिनिश गुड्स। ओ मैंने शायद गलत लिखा है। ओके यहाँ पे एक्चुअली करेक्शन है। इट इज गिवन दैट 1 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल gives 2.5 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड। ठीक है, तो 1 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल से 2.5 यूनिट ऑफ फिनिश गुड बन रहे, तो ये चीज हमने यहां लिख ली। तो अगर हमारे पास 1 लाख यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड है तो ये कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 लाख इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2.5, तो दिस विल बी 40,000 यूनिट्स। इतना हमको रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है एनुअली। बस अब EOQ कैलकुलेट करना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 40,000 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट 750 डिवाइडेड बाय 15, तो 80,000 इंटू 750 इंटू डिवाइडेड बाय 15 का स्क्वायर रूट 2000 यूनिट्स। ये देख लो, इधर आपको आंसर्स भी दे दिए, प्रोवाइड कर दिया कि अगली बार आप जब खुद सॉल्व करोगे तो आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं है, जब नहीं आ रहा है तभी बुक खोलो, यहाँ से आप डायरेक्टली आंसर्स चेक कर सकते हो। तो 2000 यूनिट्स या केजी। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये हो गया। सेकेंड पार्ट है, आपसे पूछा गया है एडवाइस हाउ फ्रीक्वेंटली शुड ऑर्डर्स फॉर प्रोक्योरमेंट बी प्लेस्ड। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर, इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, टाइम टेकन या टाइम गैप बिटवीन ईच ऑर्डर, ये भी बोल सकती हूँ। अब मेरे पास तरीके क्या क्या थे कि मेरे पास 12 महीने हैं, ठीक है, 12 महीने हैं और उसमें डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो मुझे पहले तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहां पे दे देती हूं मैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो ये होता है एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय योर EOQ। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने रहेंगे, 40,000 डिवाइडेड बाय 2000 मतलब 20 ऑर्डर्स पूरे साल में। और 20 ऑर्डर अगर पूरे साल में है तो 12 महीने में मतलब कितने फ्रीक्वेंसी पे हमको ऑर्डर प्लेस करना है, तो 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स मतलब 20, 0.6 मंथ्स, मतलब मैं बोल सकती हूँ 18 दिन के अराउंड, 18 डेज। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि मैं अज्यूम कर रही हूँ साल में कितने डेज है, 360 डेज है, तो 360 डेज और 20 बार ऑर्डर प्लेस करना है, तो 360 डिवाइडेड बाय 20, आंसर देखो क्या आ रहा है, 18 डेज। तो हम दोनों में से कुछ भी ले सकते, देख लो। तो यहां हम अजम्पशन ले लेंगे, इट हैज बीन assumed that 1 year is equal to 360 days for the sake of calculation, क्योंकि 365 को 20 से डिवाइड करते तो 18.25 डेज आता था, तो इंस्टेड इसलिए हमने 360 डेज ले लिया और ये चलता है। तो हमने क्या किया, अल्टीमेटली ये तीनों के कैलकुलेशंस इसमें इंपॉर्टेंट थे जो थोड़े से ट्रिकी थे। उसके बाद का पार्ट EOQ तो कैलकुलेट करना आता है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी आता है। फिर ये समझना था कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, हाउ फ्रीक्वेंटली शुड ऑर्डर्स फॉर प्रोक्योरमेंट बी प्लेस्ड। हाउ फ्रीक्वेंटली, कितने फ्रीक्वेंसी पे, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, नंबर ऑफ जो हमारे मंथ्स है साल में 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय योर नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है, या फिर डेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर, उससे यह आंसर आ गया हमारा। आप लोग एक बार ये नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम थर्ड पॉइंट पे फोकस करेंगे क्योंकि वो अलग पॉइंट है, तो पूरा ध्यान आपका उधर ही होना चाहिए। तो ये जो भी लिखना वगैरह वो अभी कर लो आप लोग।
चलो अब पूरा ध्यान इधर ही देना है आपने। थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इफ द कंपनी प्रपोजेस to rationalize placement of orders on quarterly basis, what percentage of discount in the price of raw materials should be negotiated? मैम कुछ भी नहीं समझा? ऑफ कोर्स नहीं समझेगा, मैंने समझाया ही नहीं आपको। जब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना, समझने के लिए आपको इसको ब्रेक डाउन करना चाहिए। जैसे फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इफ द कंपनी proposes to rationalize placement of orders on quarterly basis, इसका सिर्फ इतने लाइन का मीनिंग क्या हो रहा है कि कंपनी प्रपोज करती है या जस्टिफाई करना चाह रही है कि अगर हम क्वार्टरली बेसिस पे ऑर्डर प्लेस करें। क्वार्टरली बेसिस पे मतलब इसका मीनिंग क्या हो रहा है? क्वार्टरली बेसिस पे मतलब एक साल में 4 बार ऑर्डर प्लेस करें, राइट? तो इससे हमको एक आइडिया तो लग रहा है कि कंपनी ये बोलना चाह रही है कि साल में 4 बार प्लेस करना है। अभी हम कितनी बार प्लेस कर रहे थे? अभी हम 20 बार प्लेस कर रहे थे ऑर्डर, बट कंपनी ये जस्टिफाई करना चाहती है कि अगर हम 4 बार प्लेस करना चाहे तो व्हाट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल शुड बी नेगोशिएटेड। अभी मुझे बताओ रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है? Unit cost of raw material is ₹60. What percentage of discount in the price of raw material should be negotiated? किससे नेगोशिएट करोगे आप? जो आपको सप्लाई कर रहा है। और क्यों नेगोशिएट करना है? क्योंकि कंपनी ये जस्टिफाई करना चाहती है कि अगर हम साल में 4 बार भी ऑर्डर प्लेस करें तो हमारे लिए ठीक रहेगा। अब मुझे एक बात बताइए, ये पॉइंट कंपनी कब जस्टिफाई कर सकती है कि हम 4 बार भी ऑर्डर प्लेस करें तो हमारा इतना कुछ भी नुकसान नहीं होगा? ऐसा कंपनी कब बोल पाएगी? आंसर इज, जब कंपनी को ये लग रहा है कि मैं इस लेवल पे भी ऑर्डर करूंगा तब भी सेम कॉस्ट लगेगी, और अगर मैं ये वाले इस पे भी ऑर्डर करूंगा तब भी सेम कॉस्ट लगेगी। अगर दोनों सिचुएशंस में सेम कॉस्ट लग रही है तो क्या कंपनी को फर्क पड़ेगा? जैसे हमने इसके पहले के जो क्वेश्चंस किए, वो जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस है, ये वाले क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे और यहाँ पे सेम कॉस्ट रहती थी तो कंपनी को क्या फर्क पड़ रहा? कंपनी बोलेगी भाई मुझे क्या करना है, कोई भी ले लो, है ना? तो वो पॉइंट क्या रहेगा? ऐसा पॉइंट जहां पे पर दोनों की कॉस्ट सेम रहेगी। तो हमने एक चीज तो डिसाइड कर ली कि इन दोनों केसेस में कॉस्ट सेम होनी चाहिए। टोटल कॉस्ट, हाँ, मतलब परचेज प्लस ऑर्डरिंग प्लस जो हमारा कैरिंग कॉस्ट है, तो हमको फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। दूसरा चीज ये है कि प्राइस में कितना डिस्काउंट मांगेंगे। 60 रुपीज की प्राइस है, उस पर हम कुछ डिस्काउंट मांगेंगे। हम सप्लायर को बोलेंगे कि भाई मैं तेरे से साल में 20 बार नहीं ले रहा हूं, जो हमारा अभी EOQ आया था ना 20, मैं तुझसे 20 बार नहीं ले रहा हूं, मैं तेरे पीछे इतनी झंझट नहीं कर रहा हूं, 4 बार मैं बोलूंगा ऑर्डर प्लेस करूंगा तो मुझे भिजवा देना। तो सप्लायर को वो हेल्प कर रहा है कि ठीक है भाई तुम 4 बार में कर देना मेरा काम। तो सप्लायर को वो थोड़ा बार्गेन करेगा, नेगोशिएट करेगा कि चल अब 60 रुपए मत ले, कम रेट में तू मुझे ये सप्लाई कर देना। तो हमको ये जानना है कि वो कितना रेट होना चाहिए जिसपे इसको जो कंपनी है उसको नुकसान ना हो। समझ रहे हो? ऐसा रेट ढूंढना है जहां कंपनी की टोटल कॉस्ट इधर भी सेम है, टोटल कॉस्ट इधर भी सेम है। तो उसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग मैथ्स का यूज करेंगे। तो जो हमारा पॉइंट नंबर 3 है, आप प्लीज अभी लिखना मत, क्योंकि एक बार में समझ जाओ, आपके लिए आसानी रहेगी। नहीं तो आपके चेहरे पे मुझे ऐसे क्वेश्चन मार्क दिखते हैं कि मैम क्या बोल रही है। आप ध्यान दोगे तो आपको बिल्कुल समझेगा, और मैं वापस उसको समराइज करके बताऊंगी कि हमने क्या किया है। पहली बात यह है कि
company would not incur any loss if the total cost incurred in placing 4 orders या quarterly orders that is 4 orders in a year. तो company would not incur any loss if the total cost incurred in placing 4 orders a year is same as total cost incurred in placing 20 orders per year, that is at EOQ. राइट ये पॉइंट आपको समझा कि, और ये मेन पॉइंट है क्वेश्चन का, कि कंपनी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा या लॉस नहीं होगा अगर उसको जो कॉस्ट ईओक्यू पे लग रही है, ईओक्यू ऐसी क्वांटिटी है या हम बोलते हैं ना कि ऐसी क्वांटिटी है जहां पे हमारी कॉस्ट मिनिमम रहती है या हमारे लिए इकोनॉमिकल रहती है, तो अगर हम वही कॉस्ट को बीट करें, उसके ही इक्वल अगर हम टोटल कॉस्ट लेकर आए तो हमको फर्क नहीं पड़ेगा. ओके तो अभी पहले हम टोटल कॉस्ट इस केस में कैलकुलेट कर लेते हैं कि ईओक्यू के केस में टोटल कॉस्ट कितनी लग रही थी. तो यहां पे टोटल कॉस्ट, चलो यहीं लिख देती हूं, टोटल कॉस्ट इन केस ऑफ ईओक्यू दैट इज 20 ऑर्डर्स. ठीक है, तो एक रहती है हमारी परचेज करने की कॉस्ट. परचेज करने की कॉस्ट कितनी है, 60 रुपीज है हमारी ये, और एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है रॉ मटेरियल की, 40,000. तो दिस विल बी ₹60 इंटू 40,000 यूनिट्स. फिर हमारे लिए रहेगी ऑर्डरिंग कॉस्ट. ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे. ईओक्यू के टाइम हम 20 ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं और हर ऑर्डर के लिए खर्चा है हमारा 750 रुपीज का ये. ओके तो दिस इंटू 750 रुपीज. फिर हमको कैरिंग कॉस्ट लगेगी, तो ये है हमारा ईओक्यू. तो ईओक्यू कितना था, 2000 था क्या, यस. 2000 डिवाइडेड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक इंटू कैरिंग कॉस्ट पर एनम, पर यूनिट पर एनम, ये 15 रुपीज जो हम यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं. डन. तो दिस विल बी 1000 इंटू 15 मतलब 15,000. तो ये हो जाएगा 40,000 इंटू 60 मतलब 24 लाख, प्लस ये हो जाएगा 15,000 और ये भी 15,000. टोटल हो जाएगी ₹24,30,000. इस ये कॉस्ट अगर हमको अभी के सिनेरियो में लग रही है तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो मैं क्या करूंगी, मेरा टारगेट है कि मुझे इतनी कॉस्ट लगे, मतलब इससे ज्यादा कॉस्ट नहीं लगे. तो मैं काम करूंगी, मैं बोलूंगी let the unit price be x. ये है मैथ्स का यूज थोड़ा सा. अगर मैं देखो, मुझे क्या जानना है कि मैंने कितना नेगोशिएट करना चाहिए. ये जो रेट है ये 60 रुपीज के हिसाब से है. तो सप्लायर को मैं बोल रही हूँ तू 20 बार मत भेज, तेरे भी पीछे बहुत काम लगते हैं, तो 4 बार ही मुझे साल में भेजना. तो कितने रुपए में मैं उससे मांगना चाहूंगी जहां पे मेरे लिए कॉस्ट इतनी ही रहेगी. तो मैं बोलूंगी कि वो यूनिट प्राइस जो पहले 60 थी उसको मैं अभी x मान लेती हूँ, क्योंकि वो मुझे अभी कैलकुलेट करनी है.
तो अगर मैं ये x मान रही हूं तो मुझे बताइए कि मेरे लिए अभी परचेज कॉस्ट कितनी रहेगी। क्या मेरे रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है क्या? नहीं। 40,000 पहले लग रहे थे, 40,000 अभी लगेंगे। चेंज कहाँ हो रहा है? ये 60 रुपीज के हिसाब से मिला, मैं उससे कुछ बार्गेन करना चाहती हूँ जो मुझे नहीं पता, जिसको मैंने x माना है। तो 40,000 यूनिट्स इनटू रुपीज x, तो ये टोटल हो जाएगी 40,000 x। क्लियर? आगे मुझे बताइए ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या रहेगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट इज नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू एक ऑर्डर के कितने रुपए। एक ऑर्डर के लिए 750 रुपीज लग रहे हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर्स अब कितने रहेंगे? हम उसको बोल रहे हैं कि हम क्वार्टरली ऑर्डर प्लेस करेंगे। ये देख लो, क्वार्टरली बेसिस, तो क्लियर है कि हम 4 बार ऑर्डर प्लेस करेंगे साल में, तो ये कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। तो 750 इंटू 4, 3,000 रुपीज। कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट इज योर EOQ बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक इंटू CCPU जो आपके 15 रुपीज है। तो ये 15 रुपए तो मैं लिख देती हूँ, डिवाइडेड बाय 2 भी लिख देती हूँ। ऊपर क्या फिगर लूंगी मैं? ऊपर हम लोग नॉर्मली EOQ लेते हैं। EOQ मतलब मैं कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करूंगी एक बार में। अब हमारे केस में क्या हो रहा है, ये सिनेरियो भूल जाओ। अभी क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं कि 40,000 यूनिट्स हमको चाहिए और हम साल में 4 बार ऑर्डर करेंगे, क्वार्टरली बेसिस पे 4 बार ऑर्डर करेंगे, यही मीनिंग होता है। मतलब मैं एक बार में कितना ऑर्डर करूंगी? 10,000 यूनिट्स, राइट। 40,000 डिवाइडेड बाय 4 मतलब एक बार में 10,000 यूनिट्स ऑर्डर करूंगी। तो इधर जो आएगा दिस विल बी 10,000। तो 5,000 इंटू 15, 75,000। समझा क्या आपको ये पॉइंट? क्या किया हमने, यहां मैं नीचे लिख देती हूं। हमको दिया था कि क्वार्टरली ऑर्डर प्लेस करना है और 40,000 हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट है ऑफ रॉ मटेरियल। तो मैं क्या करूंगी, जो मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट है ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो इससे मुझे 10,000 वाली फिगर मिल गई। तो ये क्या बता रहा है कि एक बार में कितना ऑर्डर प्लेस करोगे, तो यूनिट्स पर ऑर्डर इससे मिल रही है। तो कैसे किया हमने, 40,000 डिवाइडेड बाय 4, तो 10,000 यूनिट्स। इसकी टोटल कर लो, तो दिस विल बी 40,000 x प्लस 78,000। मेरा लॉस कब नहीं होगा, जब ये मेरी जो टोटल कॉस्ट है वो मेरे इसके इक्वल रहेगी। मतलब मुझे फर्क कब नहीं पड़ेगा, जब ये दोनों इक्वल रहेंगे। तो अब मेरा ये इक्वेशन बन गया, तो आप इसको आगे सॉल्व कर लो। देयरफॉर 40,000 x प्लस 78,000 इज इक्वल टू 24,30,000। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे 24,30,000 माइनस 78,000, इट विल बी 23,52,000 डिवाइडेड बाय 40,000। Therefore, x is equal to 58.8 रुपीज। x क्या था कि हमने इतने रुपए में अगर परचेज किया तो हमको ये कॉस्ट लगेगी टोटल में। ओके, तो हमारे लिए x हो गया 58.8 रुपी, ये यूनिट कॉस्ट हो गई। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन ये पूछ रहा है what percentage of discount in the price of raw material should be negotiated। अभी जो प्राइस है वो 60 है, हमारे हिसाब से कितनी होनी चाहिए, 58.8। तो मुझे अगर ये जानना है कि कितना परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, ये कैलकुलेट करना है। तो आप लोगों ने मे बी 12th में भी पढ़ा होगा, जिन बच्चों का मैथ्स अच्छा है अगेन उनको आ जाएगा, लेकिन जिनको थोड़ा नहीं
मतलब मैथ्स में दिक्कत है उनके लिए मैं अभी ये सॉल्व करके बताती हूँ कि परसेंटेज चेंज, जो क्वेश्चन के वर्ड्स है वही यूज करेंगे, परसेंटेज डिस्काउंट इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू, इसके लिए फॉर्मूला होता है ओल्ड प्राइस माइनस न्यू प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस। ये आपको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस इसमें भी आपको कैलकुलेट करने के लिए दे सकते हैं। ये आपके अकाउंट्स का भी पार्ट बनेगा। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा तो आगे चल के आपको आ जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला आप समझ लो कि जो पुरानी प्राइस है, पुरानी प्राइस थी ₹60, अभी ये कितनी होनी चाहिए तब जाके हमको फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कॉस्ट सेम रहेगी 58.8, ठीक है, डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस। तो दिस विल बी 60 माइनस 58.8 मतलब 1.2 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100 कर देंगे, क्योंकि ये हमको परसेंटेज फॉर्म में चाहिए तो इंटू 100, दिस विल बी 2%। इसको क्रॉस टैली कैसे करेंगे, 60 माइनस, अगर हम सप्लायर से नेगोशिएट करते और सप्लायर को बोलते कि तुम हमको 2% डिस्काउंट दो, तो 60 माइनस 2% करके देखो, सेम फिगर आ रही है क्या 58.8 की? यस, मतलब कैलकुलेशन सही किया है हमने। ओके, तो एक समरी अगर मैं दे दूं, जो फर्स्ट टू पार्ट्स है वो तो मैं अभी नहीं बता रही हूँ, मैं यहां से आपको बताती हूँ। फर्क कब नहीं पड़ेगा, जब ईओक्यू में जो टोटल कॉस्ट लगी है वही हमको अभी कॉस्ट लगेगी, लेकिन हमको फाइंड आउट करना है कि हमने कितने रुपए पे करने चाहिए, मतलब एक यूनिट की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, तब हमको फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम वो यूनिट कॉस्ट को एक्स मान लेते हैं। फिर उसके बेसिस पे अगर हम क्वार्टरली ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो हमको 4 ऑर्डर प्लेस करने, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट उस हिसाब से निकाल ली। कैरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक बार में 40,000 अगर साल में चाहिए, 4 बार ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, मतलब एक बार में 10,000 यूनिट्स आ रहे हैं, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 2 जो फॉर्मूला है हमारा, इनटू कैरिंग कॉस्ट, तो ये आ गया। इसकी टोटल कर दी, दिस शुड बी इक्वल टू योर टोटल कॉस्ट। इस बेसिस पे x की वैल्यू आ गई, बट क्वेश्चन को x से मतलब नहीं है, क्वेश्चन को इस चीज से मतलब है कि कितना परसेंट बार्गेन करना चाहिए, नेगोशिएट करना चाहिए। तो वो परसेंटेज ऐसे आएगा कि जो पुराना प्राइस था 60 रुपीज माइनस जो अभी चाहिए या होना चाहिए डिवाइडेड बाय द ओल्ड प्राइस। ओके, तो 2%। चलो लिख लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9. KL Limited produces product M which has quarterly demand of 8,000 units. Quarterly demand. Okay. The product requires 3 kg of material X for every finished unit of product. The other information are as follows. तो क्या इंफॉर्मेशन दी है? एक M प्रोडक्ट बनाते हैं जिसकी क्वार्टरली डिमांड 8,000 है. क्वार्टरली 8,000 है मतलब एनुअली हमको फाइंड आउट करनी पड़ेगी. और ये प्रोडक्ट बनाने के लिए 3 kg ऑफ रॉ मटेरियल X लगता है. तो आई होप आप ये कैलकुलेशन तो अभी कर सकते हो. एक बार ये ट्राई कर लेना. हम क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं पहले. अदर इंफॉर्मेशन आर एज फॉलोज. कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल 20 kg, ये हमारी यूनिट कॉस्ट हो गई. कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, ये हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट. कैरिंग कॉस्ट 15% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री कॉस्ट. कैरिंग कॉस्ट. कैलकुलेट EOQ. ओके. Should the company accept an offer of 2% discount by the supplier if he wants to supply the annual requirement of raw material X in 4 equal quarterly installments? क्या क्वेश्चन पूछा है हमसे? एक तो EOQ वाला पार्ट है, ठीक है. सेकेंड पार्ट पूछा है कि अगर हमको सप्लायर 2% डिस्काउंट देता है, अभी रेट क्या है 20 रुपीज, तो 20 का 2% ऑफ कर दिया मतलब 96.6 रुपीज. इसमें अगर वो हमको ऑफर कर रहा है और बोल रहा है कि आप 4 इंस्टॉलमेंट्स में खरीदो, तो क्या वो हमने ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए क्या? तो कोई ऑफर हमको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे? हम कंपैरेटिव टेबल ड्रॉ करेंगे, जो हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं. तो एक जगह कॉलम रहेगा कि EOQ के हिसाब से टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, और दूसरे साइड में कि अगर हम ये ऑफर एक्सेप्ट करते हैं तो क्या प्राइस आ रही है, क्या कॉस्ट आ रहे हैं. जहाँ पे कॉस्ट बेटर है मतलब कम है, हम वो चूज करेंगे. तो आप ये कर सकते हो क्या? एक बार ट्राई करो. EOQ तो डेफिनेटली आपको आना ही चाहिए. उसके बाद का मैं आपको टेबल बना के दे दूंगी, आप उसमें वैल्यूज पुट इन करके ट्राई करना कि आ रहा है या नहीं आ रहा है. तो EOQ कैलकुलेट करके देख लो जल्दी से. चलो क्वेश्चन नंबर 9. इसमें EOQ के लिए एक ही कैलकुलेशन करनी है कि एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी लगेगी? तो हम डायरेक्टली एनुअल रिक्वायरमेंट के कैलकुलेशन से स्टार्ट करते हैं. हमको जो प्रोडक्ट प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट M विच हैज अ क्वार्टरली डिमांड ऑफ 8,000, तो प्रोडक्ट M जो है वो हमारा फिनिश गुड्स है, और ये जो है मटेरियल X की रिक्वायरमेंट है, ये हमारा रॉ मटेरियल है. तो मटेरियल M इज द फिनिश गुड या फाइनल प्रोडक्ट, वाइल ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, मैं अभी आपके लिए लिख के दे रही हूँ. मटेरियल X इज द रॉ मटेरियल. फिर हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं? ये रॉ मटेरियल है, ये फिनिश गुड है, तो आपको दिया है कि 1 यूनिट या 1 किलो रॉ मटेरियल से द प्रोडक्ट रिक्वायर्स 3 kg ऑफ मटेरियल X फॉर एवरी फिनिश यूनिट. मतलब एक यूनिट बनाने के लिए 3 किलो रॉ मटेरियल लगता है. समझा? पढ़ लो वापस एक बार सेंटेंस.
requires 3 kg of raw material X for every finished unit. तो ऐसे करके हमको साल में कितने बनाना है? ये 8000 क्वार्टर के लिए है, तो साल में 8000 इंटू 4 करेंगे, राइट? तो ये 32,000 हो जाएगा। डन। तो 32 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 1। तो ये कैलकुलेशन, अब क्योंकि हम थोड़ा आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं तो ये कैलकुलेशंस पे हम फोकस नहीं करेंगे, हमको डायरेक्टली कैसे सॉल्व करना है हम वो उस पे टारगेट करेंगे। तो एनुअल रिक्वायरमेंट या डिमांड ऑफ प्रोडक्ट M जो हमारा फिनिश गुड है वो रहेगा 8000 यूनिट्स इनटू 4, तो 32,000 यूनिट्स। Now 1 unit of M requires 3 kg of material X. Therefore, raw material या material annual requirement of raw material, that is M, is equal to 32,000 into 3, 96,000 kgs। फिर इसके बाद हमारे पास ऑलरेडी ऑर्डरिंग कॉस्ट दे दी है ₹1000 पर ऑर्डर, और कैरिंग कॉस्ट दे दी जो है 15% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। तो हमारे पास कॉस्ट है क्या, देख लो, 20 रुपए है, तो 20 रुपए का 15% 3 रुपए। ओके, बस अभी यो क्यों कैलकुलेट करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 96,000 ये फिगर लेनी है, राइट? ये ध्यान देना है कि कौन सी फिगर लेनी है। 96,000 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 3, इसका स्क्वायर रूट कर दे तो 8000 kgs ऑफ रॉ मटेरियल एक बार में ऑर्डर करना चाहिए। यही हमारा आंसर है। ओके, आप एक बार ये पार्ट लिख लो, फिर हम आगे का देख लेंगे क्या है। कोई भी आपको कहीं पे भी लगाओ कि आपसे गलती हुई है, वो समझ के ले लो कि कहाँ गलती हुई है, क्योंकि अब इस प्लेस पे हमको छोटी छोटी चीजों पे गलती नहीं करनी है। आगे बढ़े, चलो। %2 डिस्काउंट के बाद मुझे बताओ ये प्राइस क्या रहेगी। 20 माइनस 2% मतलब 19.6 रुपीज। तो ये फर्स्ट पॉइंट हुआ हमारा। सेकेंड पॉइंट का आंसर हम कर रहे हैं, सप्लायर ऑफर्स 2% डिस्काउंट ऑन यूनिट प्राइस इफ कब, अगर हम 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में ऑर्डर कर रहे हैं। इफ ऑर्डर इज प्लेस्ड इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या रहेगी, ₹20 माइनस 2% 19.6 रुपीज। फिर और कहाँ चेंज होगा हमारा, इस टाइप का भी देखो हम लोग क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, जो मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया था, वो उसी टाइप का है कि अगर वो डिस्काउंट ऑफर कर रहा है तो कितना, कहाँ पे चेंजेस होंगे, बस वही सिमिलर टाइप रहेगा। क्योंकि अब देखो कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज फॉर्म में है, यहाँ पे देखो
तो अब कैरिंग कॉस्ट पे भी फर्क पड़ेगा अगर यूनिट कॉस्ट में चेंज हुआ है ना। तो एक काम यहाँ पे मैं ये कर लेती हूँ पहले, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। कभी भी ना हम लोग ईओक्यू कैलकुलेट करते हैं ना, तो आप हाथों हाथ उधर ही नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैलकुलेट कर लिया करो, क्योंकि काम तो पड़ता ही है। 96,000 डिवाइडेड बाय 8,000 मतलब 12 ऑर्डर्स प्लेस करने चाहिए। लेकिन अभी वो सप्लायर बोल रहा है कि अगर आप 4 ऑर्डर्स में ही काम निपटा लो तो मैं ये डिस्काउंट दूंगा। तो हमको कंपैरिजन करना है बिटवीन द टू कि कौन सा हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो टेबल बनाएंगे कंपैरिजन करने के लिए। तो ये हो जाएंगे हमारे पर्टिकुलर्स के लिए। एक रहेगा जब हम ईओक्यू फॉलो कर रहे हैं, तो ये ईओक्यू के लिए ले लेते हैं। जब है ऑर्डर नंबर ऑफ ऑर्डर्स 12 और यहाँ पे डिस्काउंट इज ऑफर्ड 2% डिस्काउंट, जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स रहेंगे हमारे 4। ठीक है, बस अब कॉस्ट, टोटल कॉस्ट चाहिए, तो परचेज कॉस्ट प्लस कैरिंग जो भी कॉस्ट आएगी टोटल प्लस होल्डिंग। तो मैं इधर सॉल्व करती हूँ हाथों हाथ, आप बिना यहाँ पे देखे सॉल्व करो अपना, फिर कंपेयर कर लेंगे कि कहाँ आपसे गलती हुई है या नहीं हुई है। टोटल परचेज कॉस्ट आपकी 19,20,000 और 18,81,600 आई होगी। ठीक है, अब टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट देख लो। नंबर ऑफ ऑर्डर्स दोनों केसेस में कितने हैं? ईओक्यू के टाइम 12 ऑर्डर्स है और हर ऑर्डर के लिए 1,000 रुपए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस 1,000 रुपीज है। तो ये हो जाएगा स्ट्रेट 12,000। और डिस्काउंट के केस में 1,000 रुपए तो लगने ही है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स है 4, तो 4,000 रुपीज। फिर हम कैलकुलेट करेंगे कैरिंग कॉस्ट। फॉर्मूला है ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक इंटू सीसी पर एनम, पर रुपी, पर यूनिट पर एनम। यहां क्या होगा, ईओक्यू के टाइम क्या रहेगा, हमारे ईओक्यू क्वांटिटी कितनी है 8,000, तो 8,000 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0 इनटू कैरिंग कॉस्ट क्या रहेगी, ईओक्यू के टाइम देखो क्या रहेगी, 15% कैरिंग कॉस्ट रहेगी, मतलब 19.6 का मैं यहां पे कैलकुलेट कर लेती हूँ। कैरिंग कॉस्ट विल बी 19.6 का, इसको मैं रेड पेन से लिख रही हूँ, का 15%। यहां पे गलती हो सकती थी, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है कि कैरिंग कॉस्ट में भी चेंज होगा, तो इट विल बी 2.94।
तो 4000 इंटू 2.94 इज इक्वल टू 11,760। और डिस्काउंट के केस में क्या करेंगे हम? ओ सॉरी, गलती मेरे से ये हुई है, ये हमारे डिस्काउंट का था, सो सॉरी गाइस। ये कैरिंग कॉस्ट डिस्काउंट के टाइम थी और नॉर्मल केस में तो ठीक है। नॉर्मल केस में क्या था, 8 जो ईओक्यू 8000 डिवाइडेड बाय 2 और कैरिंग कॉस्ट 3 रुपए थी, तो 4000 इंटू 3 12,000। ऑफ कोर्स सी, आप लोग क्या कर सकते थे कि 12,000 अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट है तो ये भी कैरिंग कॉस्ट भी 12,000 आनी चाहिए। हम वो दिमाग भी लगा सकते थे कि अगर ये 12,000 नहीं आई है, हमारी फिगर क्या थी 11,760, मतलब कुछ तो गड़बड़ की है। तो इस तरीके से प्रेजेंस ऑफ माइंड रख के भी हम करेक्शन कर सकते थे। तो ये हो जाएगी 12,000। तो 19,20,000 प्लस 24,000 विल बी 19,44,000 रुपीज टोटल कॉस्ट है ये। और डिस्काउंट के केस में हमारे लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हम एक बार में कितना ऑर्डर प्लेस करेंगे। डिस्काउंट के केस में कितना प्लेस करेंगे, रिक्वायरमेंट है 96,000 केजी की और हम टोटल नंबर मतलब ऑर्डर्स कितनी बार प्लेस करना चाहते हैं, 4 बार। तो 96,000 डिवाइडेड बाय 4 मतलब एक ऑर्डर में 24,000 केजी आएंगे। तो 96,000 डिवाइडेड बाय 4 और इसको हम 2 से डिवाइड करके फिर कैरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो। दिस विल बी 35,280 और इसकी टोटल हो जाएगी 19,20,880। और दोनों के बीच का डिफरेंस देख लो कितना आता है अभी, 23,120। एक बार चेक कर लेते हैं यही है क्या। ठीक है, डिफरेंस नहीं है बट 19,20,880 फिगर्स मैच हो रही है। तो हमको पूछा क्या गया है कि शुड द कंपनी एक्सेप्ट ऑफर, तो ये जो 2% डिस्काउंट का ऑफर हमने एक्सेप्ट करना चाहिए क्या? यस। तो हम लिख देंगे एज द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉस्ट्स इज ₹23,120, we should accept the offer the 2% discount proposal. डन। मेजर चीज जहां गलती होनी थी वो ये वाला पॉइंट था कि कैरिंग कॉस्ट में हम इसको नहीं इंक्लूड करें जो हम ऑलरेडी देख चुके। तो एक काम मैं यहाँ पे ये भी कर देती हूँ कि यही मैं कैरिंग कॉस्ट निकाल देती हूँ इसके लिए। तो 19.6 रुपीज का 15% रुपीज 2.9694। और ये जो है 96,000 डिवाइडेड बाय 4 ये है आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स, क्योंकि हमको साल भर में 4 बार ऑर्डर प्लेस करने थे और नंबर ऑफ यूनिट्स है 96,000। तो हर एक ऑर्डर में हमारा जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स नहीं, हर एक ऑर्डर में कितने यूनिट्स आएंगे, यूनिट्स इन वन ऑर्डर।
हर ऑर्डर में कितने यूनिट्स आएंगे, तो 96,000 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 24,000 आएंगे एक ऑर्डर में। ओके, ये अगेन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ही है बस। तो इसका ये सेकेंड पार्ट आप लिख सकते हो। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कुछ ज़्यादा अलग इसमें नहीं है, वैसे तो मैंने आपको ये ऑफिशियली होमवर्क दे देना चाहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस की अभी बहुत प्रैक्टिस हो गई है, फिर भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। योर फैक्ट्री बाइज एंड uses a component for production at ₹10 पर पीस। तो एक कंपोनेंट है वो 10 रुपए पर पीस में बाय करता है। एनुअल रिक्वायरमेंट इज 2000 नंबर, मतलब ये हो गया हमारा ए, तो ए मिल गया है। कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज 10% पर एनम एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 40 पर ऑर्डर, तो ओसी भी है हमारे पास, सीसी भी है। ओके, और जो कैरिंग कॉस्ट है वो है 10 रुपए का 10%, मतलब 1 रुपए। परचेज मैनेजर आर्ग्यूज दैट एज द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज वेरी हाई, मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी 40 रुपए है, उसके हिसाब से 40 रुपए ज़्यादा है। इट इज़ एडवांटेजेस टू प्लेस अ सिंगल ऑर्डर फॉर द एंटायर एनुअल रिक्वायरमेंट। तो परचेज मैनेजर ये बोल रहा है कि ये ऑर्डरिंग कॉस्ट हम बार बार प्लेस करेंगे तो 40 रुपए ज़्यादा है, उससे अच्छा हम एक बार में ही पूरी जो रिक्वायरमेंट है 2000 यूनिट्स उसका ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। He also says that if we order 2000 pieces at a time, we can get a 3% discount from the supplier. Evaluate this proposal and make your recommendations. वो बोल रहा है कि एक चीज़ तो ये है, दूसरी चीज़ ये है कि हम पूरा ऑर्डर एक साथ प्लेस कर दे तो सप्लायर 3% डिस्काउंट भी देगा। तो हमको इवैल्यूएट करना है कि हमने EOQ पे ऑर्डर प्लेस करना चाहिए या पूरे 2000 जो है एक बार में ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। जब हम इस तरीके का कंपैरिजन कर रहे हैं, हमको वापस टेबल बनाना है, बस वही चीज़ करेंगे। फिगर्स तो हमारे पास देख लो, कुछ भी इसमें अलग से कैलकुलेट करना नहीं है। ए आपको मिल गया, सीसी मिल गया, ये मिल गया, ऑर्डरिंग कॉस्ट, EOQ तो ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद सेम जो अभी हमने पहले का क्वेश्चन किया, मतलब उससे बहुत ज़्यादा इजी है, 3% डिस्काउंट देके हम कैलकुलेट करेंगे। तो चलो मैं ही करा देती हूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि मैम हमको तो टाइम ही नहीं मिला होमवर्क करने, ये वो रीजंस। चलिए, अब मैं डायरेक्टली EOQ कैलकुलेट कर रही हूँ। 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट 2000 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट 40 डिवाइडेड बाय 10 का 10% मतलब 1 रुपये। तो दिस विल बी 2 इंटू 2000 इंटू 40 का स्क्वायर रूट 400। होना ये चाहिए था कि आपने 400 यूनिट एक बार में ऑर्डर करने चाहिए थे, मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने पूरे साल में, 2000 रिक्वायरमेंट है और हर एक ऑर्डर
400 यूनिट का, मतलब 5 ऑर्डर्स, 5 बार ऑर्डर प्लेस करने थे। बट परचेज मैनेजर बोलता है कि नहीं, हमको ऑर्डरिंग कॉस्ट हर बार 5 ऑर्डर के लिए 40 रुपए के हिसाब से लगती जाएगी, मतलब 200 रुपए लग जाएंगे। तो इससे अच्छा हम एक बार में ही ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो चलो कंपैरिजन कर लेते हैं। तो ये पर्टिकुलर्स टेबल ड्रॉ कर लो। पर्टिकुलर्स ये है ईओक्यू पे, जिस पे हम 5 बार ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, मतलब करना चाहिए हमने। और ये है मैनेजर्स प्रपोजल, जो है सिंगल ऑर्डर, मतलब 1 ऑर्डर। ओके, पहली आ जाएगी परचेज कॉस्ट। दोनों केस में देखो परचेज कॉस्ट अलग अलग है क्या? ऑफ कोर्स है, क्योंकि हम सिंगल ऑर्डर प्लेस करेंगे तो मैनेजर डिस्काउंट देगा 3% का। तो फर्स्ट केस में 10 रुपए है, मतलब रिक्वायरमेंट है हमारी 2000 इंटू ₹10, मतलब 20,000 रुपीज लगेंगे। और दूसरे केस में 2000 यूनिट्स है, और उस पे जो ऑफ दिया जा रहा है वो है 3%, 9.7 रुपीज। तो इधर हमारी कॉस्ट लगेगी जो है वो है 19,400। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो देखेंगे हम, टोटल होल्डिंग कॉस्ट, सॉरी ऑर्डरिंग कॉस्ट। यहां हम 5 बार ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो 5 ऑर्डर और हर ऑर्डर पे 40 रुपए, तो 200 रुपए। और इस केस में सिंगल ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, मतलब एक ऑर्डर इंटू 40 रुपीज, तो ये 40 रुपए ही टोटल होंगे। फिर नेक्स्ट है टोटल कैरिंग कॉस्ट। तो इसका मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2। ईओक्यू कितना था? 400, तो 400 डिवाइडेड बाय 2 200, प्लस सेफ्टी स्टॉक 0 इंटू कैरिंग कॉस्ट कितनी है हमारी? 1 रुपए की, तो ये अगेन 200 रुपीज। ऑफकोर्स दोनों सेम ही आने, ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट। और इस केस में मैनेजर के प्रपोजल में कितना, एक बार में हम 2000 यूनिट्स ऑर्डर कर रहे हैं, तो 2000 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0 इंटू 1, तो दिस विल बी 1000 रुपीज। एक सेकेंड, ठीक है, बस फिर अब टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। जहां कॉस्ट ज्यादा वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दिस इज 20,400 रुपीज, और ये है 19,400 प्लस 40 प्लस 100 प्लस 1000, 20,440 रुपीज। एक सेकेंड, इसका आंसर क्या है? 10 रुपए। कहीं तो भी हमारी एक मिस्टेक हुई है। एक लेट्स सी, डिस्काउंट कितना ऑफर कर रहा है वो? 3% का, और प्राइस 10 रुपए, राइट? तो 10 माइनस 3%, 9.7। एनुअल रिक्वायरमेंट मैंने सही ली है, इंटू 2000, तो ये 19,400 तो सही है। पूरा ऑर्डर एक बार प्लेस करेगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 40 रुपए के हिसाब से, तो ये 40 सही है। फिर रहेगा 2000 डिवाइडेड बाय 2 सही है, 1000 इंटू 1 ये भी सही है।
ओके, तो दिस विल बी 19,400 प्लस 1,040, ठीक है, मतलब 20,440, ये तो सही है। अब यहाँ एक बार चेक कर लूँ अगर मैं, तो 5 इंटू 40 200, ठीक है, ये भी 200। तो गलती कहाँ हो रही है गाइस, गलती कहीं तो हो रही है। जस्ट अ सेकेंड, मैं चेक कर लेती हूँ, ये मैं ऑनलाइन वालों के लिए पॉज कर रही हूँ। जो गलती मैं आपको बोल रही थी कि नहीं करनी है, वही गलती मैंने की है। क्या गलती की है, ये देखो, डिस्काउंट के टाइम पे मैंने यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट चेंज नहीं की। आप देख लो, पूरा आंसर ही उसके रीजन, वो वजह से गलत होता था। ये क्या होनी चाहिए थी, कैरिंग कॉस्ट एक जो है, मतलब हमारी अभी जो न्यू प्राइस रहेगी 9.7, उसका हमको कितना परसेंट लेना है, 10% लेना है, समझ रहे हो। तो 9.7 का 10% मतलब 0.97, इसीलिए मेरा आंसर गलत आ रहा था। तो दिस विल बी 0.97। वाओ, आपको मैं कंटिन्यूसली बोल रही हूँ यहाँ ध्यान दो, और मैं खुद गलती कर रही हूँ। तो दिस विल बी 1000 इंटू 0.97, तो 970। तो ये हो जाएगा 970 प्लस 40 प्लस 19,400, 20,410। अब है 10 रुपए का डिफरेंस। तो यही है, हमने कौन सा एक्सेप्ट करना चाहिए, ईओक्यू वाला मैनेजर का प्रपोजल, कौन सा, ईओक्यू वाला, क्योंकि वहां पे कॉस्ट कम आ रही है। और यहां इसका एक्सप्लेनेशन मैं लिख देती हूँ, दिस इज 9.7 का 10%, ठीक है। तो वी शुड नॉट एक्सेप्ट मैनेजर्स प्रपोजल बिकॉज ऑफ 10 रुपीज का डिफरेंस। ओके, चलो लिख लो अगर आपको कुछ लिखना होगा इसमें से, या अगर आपने सही किया तो वेल एंड गुड, और मेरे जैसे सिली मिस्टेक की होगी तो गाइस हमको, मुझे भी ध्यान रखना है और आपको भी ध्यान रखना है। ओके गाइस, आज का सेशन हम लोग इधर ही एंड करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और जो इससे कंपेयर करें तो थोड़ा जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि आज हमने कुछ चीज़ें समझने में टाइम डाला, ठीक है। तो ज़्यादा क्वेश्चंस उस रीज़न से कवर नहीं हुए, क्योंकि हमने क्लास के क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस किया जो मैंने आपको बना के दिए। कल हम जो देखेंगे वो रहेगा क्वेश्चन 11 से आगे का पार्ट। तो उसमें आप एक नई चीज़ जो सीखने वाले हो वो ये है कि आपको अलग अलग क्वांटिटी लेवल के हिसाब से प्राइस दी जाएगी। ये एक नया कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। कि देखो जैसे 50 to 100 टन अगर ऑर्डर है तो उसके लिए प्राइस 9,360 है, फिर इसके लिए प्राइस अलग है, इसके लिए प्राइस अलग है। तो ऐसे टाइम पे हम क्या करेंगे वो हम देखेंगे आगे के लेक्चर में। लेकिन उसके लिए क्या करना है, हमको ये पार्ट स्ट्रॉन्ग करना है, तो इसकी आपको रिविजन करनी है। ओके गाइस, चलिए बाय बाय।